Sir, 8 students till now. Assalamu alaikum, sir. Sam? 4 people जी मैम। entered. Chale. No, sir, I was just being a part of your class, wanted to see how the students are entering on time. Telling you all the best. And I hope, sir, they all are opening their cameras. Yes, yes, they are. Yes, sir, with you, I'm sure. I always, just when people in your class, I enjoy attending your classes as a student only. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum students, and may I request everybody to turn on your cameras so that I can take the attendance as well. Please turn on your cameras. Ahmed Mustafa, you too please. Okay students, last time we gave you a little introduction of your syllabus as well as the chapter of elements, mixture and compound. We discussed the definition of element, one of our major topic in chemistry, and also the concept of their symbols. And then I asked last time, go through the periodic table and give me some interesting thing you found in the table. Plus, क्या किसी ने ये नोट किया कि with every alphabet there is an element name except 2 alphabets. 2 alphabets ऐसे हैं जिनसे किसी एलिमेंट का नाम शुरू नहीं हो रहा, बाकी हर अल्फाबेट से हो रहा है. कैन एनीबॉडी टेल मी कि वो 2 अल्फाबेट कौन से हैं जिनसे किसी एलिमेंट का नाम शुरू नहीं हो रहा है? रेज योर हैंड एंड टेल मी 2 अल्फाबेट्स. बिल्कुल सन्नाटा. Nobody is trying to give the answer. ओके बाकर, मैंने आपको अनम्यूट किया है बेटा, बताइए. सर W. W से टंगस्टन आता है जो बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है. यानी वो आप कहें टंगस्टन W से कैसे आता है, उसका लैटिन नेम है वुल्फ्रैम. मैंने बताया भी था सिंबल्स में लास्ट टाइम. सो आयशा शायद गिव मी इंटरेस्टिंग इनपुट. सो अरीशा मोहम्मद सज्जाद, प्लीज टेल मी. मैंने आपको अनम्यूट किया बेटा. I guess J, the letter J. जी बेटा, जोर से. The letter J.
The letter J is one of the two alphabets. J से कोई एलिमेंट नहीं है, एक और अल्फाबेट है जिससे कोई एलिमेंट नहीं है. So अरीशा ने यहाँ तक बहुत अच्छा काम कर दिया है. अलीना आसिफ trying to answer. Yes बेटा. अलीना. The second letter Let- is Q. सेकेंड लेटर इज क्यू. ये हो गई ना बात. तो साबित ये हुआ if we try we can get the answers. तो ये दो अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिससे किसी एलिमेंट का नाम शुरू नहीं हो रहा है. इत्तेफाक है, बिल्कुल डेलिबरेटली नहीं. और बाकी तमाम अल्फाबेट से किसी ना किसी एलिमेंट का नाम लाजमी तौर पर शुरू होता है. सो अब अगर आपके दिमाग में कोई भी और अल्फाबेट है कि सर क्या वाकई ऐसा है, तो यू कैन गो थ्रू एंड सी. जैसे मिसाल के तौर पर जैसे बच्चे ने ट्राई किया फॉर डब्ल्यू, थोड़ा सा अनयूजुअल सिंबल होता, तो वो बहरहाल एक ही एलिमेंट है और वो है वुल्फ्रेम या टंगस्टन, जिसे हम कहते हैं द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. इसी तरह एक्स अमूमन ऐसा अल्फाबेट है जिससे कोई लफ्ज शुरू होना मुश्किल है, बट इन केमिस्ट्री फॉर्चुनेटली xenon gas, which is one of the noble gas, starts from X. तो हमें हर अल्फाबेट पर एलिमेंट्स मिलेंगे और कुछ अल्फाबेट्स बहुत अच्छी पता है 92 नेचुरल और 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं. Another interesting thing is how we assign the name of the elements. अगर किसी ने go through किया हो तो मैंने कहा था सिर्फ नाम पढ़ने से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि क्या चल रहा है. Every name has its story. हर एलिमेंट का नाम जो है उसके पीछे कोई रीजन, कोई छोटी सी स्टोरी है. ऑब्वियसली नॉट प्रॉपर टाइम टू टेल एवरीथिंग, लेकिन ये कि थोड़ा सा हिंट अगर आपको दो. तो जो फर्स्ट फेज था जब 19th सेंचुरी में शुरू में हमने एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, सो उस वक्त का हिसाब ये था कि वी यूजुअली गिव द नेम ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, एनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. कोई इसकी प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी देखकर उसकी बेस पर रखते थे. जैसे मिसाल के तौर पर जोसेफ प्रेस्ले एक साइंटिस्ट था स्वीडन का, उसने ऑक्सीजन गैस डिस्कवर की थी और ये बताया था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं. तो उसने हाइड्रोजन गैस का नाम इसलिए हाइड्रोजन रखा था कि हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड जेन का मतलब है प्रोड्यूसर. So this gas produce water when it react with the air or oxygen. So that's why the gas should be called hydrogen water producer. Water produce करने वाली gas. Same इसी तरह an element name is helium. The second one, first hydrogen and helium. Helium is basically derived from the Greek letter, and that, if I'm not wrong, it's Helios, which means sun. So हीलियम गैस हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, बट हमारी जो ऑब्जर्वेशन कहिए या हमारी जो एविडेंसेस हमारे पास हैं उसके मुताबिक सन में भी हीलियम बहुत ज़्यादा मिलता है. तो इस वजह से इसका नाम सन को चूँकि हीलियस कहते हैं ग्रीक में, तो इस गैस का नाम उसी के नाम से निकाल कर हीलियम बना दिया गया. फॉस्फोरस is derived from the word phosphorescence, and that is phosphorus अगर प्योर हो तो you cannot take it in the open air, क्योंकि जैसे ही ओपन एयर में आकर एयर से कांटेक्ट करता है, it catches fire, इसमें आग लग जाती है. और अगर ये प्योर ना हो या हम इसे बहुत ज़्यादा एयर से इंटरेक्ट ना करें तो ये चमकता रहता है, तो इसकी चमक को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं और इसको फॉस्फोरस कहते हैं. So we have every little story about the name. मगर मैंने ये 3 एग्जाम्पल दी कि इन तीनों में the focus was कि we pick a property of the element and after that we try to give the name. Then after the mid of the 19th century, ये एरा था 1850 के बाद का. सो उसके बाद हमारा प्रिंट मीडिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ था, यानी न्यूज़पेपर पब्लिश होना और तस्वीर खींचना, कैमरे वैमरे बन गए थे. तो उसकी वजह से हुआ ये कि लोगों की तस्वीरें भी छपने लगी. यहाँ से वो बीमारी शुरू हुई थी जो आज तक है, और वो है फेम की. अब लोगों को ये एहसास हुआ कि अगर इस तरह उनकी फोटोग्राफ छपेगी और वो
उस कागज को जो कि और दुनिया में भी जाएगा, तो मतलब है वर्ल्ड वाइड लोग उनको उनकी शक्ल से पहचानेंगे। तो उनमें एक थोड़ी सी ये बात आ गई कि अपने आप को मशहूर बनने का एक तरीका है। तो बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप हो रहा था। तो उस वक्त ये आया पहले फेज में कि हमने जिन एलिमेंट्स के नाम रखे वो रखे उन जगहों के नाम पर जिनके साइंसदानों ने वो एलिमेंट डिस्कवर किया। मसलन जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया, तो उन्होंने उसका नाम रखा जर्मीनियम। अब ये नाम हो सकता है हमने सुना हो, बट ट्रू, ये नेम जर्मनी के नेम पर है। The element is germanium. So germanium is कैपिटल GE, इसका सिंबल है। इसी तरह एक एलिमेंट है फ्रेंजियम। ऑब्वियसली आपको बताने की भी जरूरत नहीं। दैट द थिंग जो मैं चाह रहा था कि इफ कोई बच्चा जाता पीरियोडिक टेबल की सिर्फ एलिमेंट्स ट्राई टू रीड, तो उसे खुद ब खुद एहसास होता है ये क्या कैसे नाम आ रहे हैं, क्योंकि नाम सुनकर ही आदमी को ये थोड़ा सा हो जाता है कि शायद इट इज आफ्टर द नेम ऑफ फ्रांस। इट इज पोलोनियम। ये मादाम क्यूरी एक लेडी साइंटिस्ट थी, प्रॉब्ली यू नो हर, the only Nobel Prize holder in chemistry and physics थे। and किसी मेल को भी एजाज नहीं मिला, तो उसकी फीमेल। तो उसका ताल्लुक पोलैंड से है, वन ऑफ द यूरोपियन कंट्री। और आफ्टर द नेम ऑफ यूरोपियन कंट्री पोलैंड, he give the name Polonium. Then similar way there is an element Americium, obviously for America, Europium for Europe, Californium after the city of America, that's California, बिकॉज कैलिफोर्निया के शहर में वो पर्टिकुलर लेबोरेटरी है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो द ऑनर गिफ्ट टू द सिटी, उसका नाम रखा गया कैलिफोर्निया। जब ये कुछ जगहों के नाम हो गए, तो फिर आखिरी जो फेज आया है, दैट इज प्रोबेबली इन द लास्ट सेंचुरी, 20th सेंचुरी में, वो ये आया था कि वी शुड गिव द ऑनर टू द साइंटिस्ट। तो इंडिविजुअल साइंटिस्ट को ऑनर दिया जाए जिन्होंने साइंस में, नॉट ओनली फॉर द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, बट जिन्होंने साइंस में बहुत मेजर काम किए हैं। तो हर मशहूर साइंसदान के नाम पर एक ना एक एलिमेंट मौजूद है। अब आप कितने को जानते हैं, नो आइडिया, लेकिन आइंस्टाइन को तो सब जानते होते हैं। तो आइंस्टाइन के नाम पर एक एलिमेंट का नाम है आइंस्टाइनियम। अभी मैंने नाम लिया मैडम क्यूरी का, फीमेल नोबेल प्राइज होल्डर इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसके नाम पर है क्यूरियम। और इसी तरह फिर एक साइंटिस्ट का नाम है रादरफोर्ड, प्रोबेबली हमने सुना हो, उसके नाम पर है रादरफोर्डियम। तो हमें बहुत सारे, खासतौर पर जो 90s के बाद एलिमेंट है, उन सब के नामों में साइंटिस्ट के नाम नजर आए। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया जस्ट टू कैच योर इंटरेस्ट दैट एलिमेंट्स के नेम्स जो हैं, बिल्कुल सही है ये बात, बार बार रिपीट कर रहा है, किसी को रट्टे नहीं लगा, जरूरत नहीं है। आपके पास पीरियोडिक टेबल पेपर में भी गिवन होगा। इशू ये है कि जब ये बात कही जाती है ना, लेकिन हर चीज में हमारे इंसान की मतलब हर चीज में कोई ना कोई नेगेटिव बात निकाल देता है। जिन बच्चों को, जैसे इंटर बोर्ड में भी हम बच्चों से नहीं कहते कि आप की लर्न भी नहीं सकती है, मगर उन्हें एग्जाम में पीरियोडिक टेबल नहीं देते, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़े बहुत एलिमेंट्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल रहें। लेकिन आपको हम जब पीरियोडिक टेबल देते तो उसका नुकसान हम ये उठाते हैं कि बच्चा बिल्कुल ही लापरवाह हो जाता है, उसका जो पेपर में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, याद ना करें लेकिन पीरियोडिक टेबल को देखने की आदत है, ताकि अगर इम्तिहान के दिनों में उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आप या नाम सिंबल कुछ भी देख रहे हो तो देर ना लगे। तो वो तो जहाँ तक है, नए हमारे ऐसे एलिमेंट जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, आई होप उनके तो सिंबल हमें वैसे ही बस याद के बगैर ही याद हो जाएंगे जब वो इतने फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। लेकिन जो ज़रा से कम यूज होंगे उनके लिए पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होगा, लेकिन थोड़ी सी आपकी जान पहचान अच्छी है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, द फर्स्ट एंड द मेजर टॉपिक इन आवर सिलेबस। सब कुछ एलिमेंट ही नहीं करना है, इनमें समझ लीजिए आगे जो भी बातें होंगी वो इसी की एक्सटेंशन है, बिकॉज अब आ गए कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था एलिमेंट्स आर 92 नेचुरल एंड 26 आर्टिफिशियल, जिन आर्टिफिशियल को हम लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। So our focus is 92 natural elements. These 92 natural elements may combine with each other, two or more than two,
and form either compound. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि in both compounds in mixture we have two or more than two elements. So या तो एलिमेंट प्योर होगा या फिर वो एलिमेंट आपस में मिलेंगे और either they form compound or they form mixture. तो क्वेश्चन क्या है? What is the difference between compound and mixture? एलिमेंट्स किस तरह कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा वगैरह वगैरह. So here we have the definition which gonna cover every aspect के आखिर एलिमेंट आपस में कैसे मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा और कैसे मिलेंगे तो मिक्सचर बनेगा. So number one, the definition of compound. It is formed when two or more elements combine chemically. It is, and then for mixture, it is formed when two or more elements combine physically. तो जब हमने डेफिनेशन देखी तो हमें एहसास हो गया कि here we have same language, the only difference is one word. In compound we say that the combination of element is chemical, and in case of mixture we say that they combine physically. So it means physical combination or chemical combination is the actual difference, otherwise mixture and compounds are made up of elements. So वही एलिमेंट मिक्सचर भी बना सकते हैं और कंपाउंड भी बना सकते हैं, बस इशू है हाउ दे कंबाइन इधर फिजिकली और केमिकली. ओके जी, बट दिमाग में एक सवाल तो ये आएगा ना, व्हाट इज फिजिकली कॉम्बिनेशन, फिजिकल कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन. हमें कैसे पता चलेगा और ये होता क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है और फिजिकल से क्या मुराद है. तो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू एक्सप्लेन फर्स्ट. देखिए ऐसा है कि अगर दो चीजें, दो एलिमेंट्स आपस में मिलें और वो फिजिकल कॉम्बिनेशन, तो हमें कैसे पता चलता है या फिजिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है. अगर दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलें एंड दे रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर मिक्सिंग एज वेल and they form no new substance with new characteristics, then it is called physical combination. Physical combination की शर्त है कि जो एलिमेंट्स, जो सब्सटेंस आपस में मिलेंगे वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे. मिलने से उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनकी अपीयरेंस पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आसान सी मिसाल है, हम सबके घरों में शुगर भी है और सॉल्ट भी है. शुगर भी है, सॉल्ट भी है, किचन में मौजूद होगा, जाके निकाल लीजिए. आप उन दोनों सब्सटेंसेस को देखते ही पहचान लेंगे. ऐसा तो नहीं ना कि पूछना पड़ता है कि इसमें से सॉल्ट कौन सा और शुगर कौन सा. दोनों हालांकि व्हाइट कलर के होते हैं लेकिन देयर अपीयरेंस इज सो डिफरेंट कि हम उन्हें देखते ही पहचान लेंगे. फिर अगर टेस्ट कर लें तो टेस्ट भी बिल्कुल अपोजिट है, एक का सॉल्टी है और एक का स्वीट है. अगर मैं इन दोनों का एक एक स्पून लूँ और उन्हें आपस में मिक्स करूँ, क्या मिक्स करने से उनकी अपीयरेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर. अगर मैं इस तरह 1 स्पून सॉल्ट 1 स्पून शुगर मिक्स करके किसी के सामने रख दूँ तो वो देखते ही बता देगा ये क्या चीनी में नमक मिला दिए तुम लोगों ने. जब हम टेस्ट करेंगे तो जहाँ सॉल्ट आएगा वहाँ सॉल्टी टेस्ट आएगा, जहाँ शुगर आएगी वहाँ स्वीट टेस्ट आएगा. इट मीन्स इस मिक्सचर, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जिन चीज़ों को आपने मिलाया था
वो जैसे मिक्सिंग से पहले थी वैसे ही मिक्सिंग के बाद बिहेव कर रही है। ना सॉल्ट के सॉल्टी टेस्ट में कोई फर्क आया है, ना शुगर के स्वीट टेस्ट में कोई फर्क आया है, ना दोनों की अपीयरेंस में कोई फर्क आया है। ऐसा नहीं है कि व्हाइट थे तो ब्लैक हो जाएगा। सो इट मीन्स अगर कोई भी चीज दूसरी चीज के साथ मिलाई जाए और उसकी प्रॉपर्टीज रिटेन रहें, देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर की ओवरऑल प्रॉपर्टीज उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होती है जिनसे मिलकर वो बनता है। So if I mix physically A and B, two substances ऐसे ले लेता हूँ, उनके नाम देता हूँ A and B. So the mixture of A and B will have the properties which are similar to both A and B. So the properties of mixture entirely depends upon the properties of its components. On the other hand, in case of chemical combination, the elements which gonna combine chemically together will lost their individual properties. They will lost their previous properties. They become new substance after the combination, and that new substance will have entirely a new characteristics. So if you say that we have two elements A and B and they chemically combine to form a compound, then remember the compound made up of elements A and B will have entirely new characteristics, and it has nothing to do with A and B. So A and B will lose their property and a new substance with new property will be formed. Then it is called chemical combination. So physical combination में कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज ही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती हैं, और केमिकल कॉम्बिनेशन में कंपोनेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं. दे हैव नो कंट्रीब्यूशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. The compound property will neither similar to the first element, nor to the second element, nor to the any other element. It could be new. Example, very interesting. There are two elements, one is sodium and one is chlorine. दोनों नाम ऐसे हैं कि आई होप हम सबके सिमिलर है, लेकिन हमने कभी इन दोनों को देखा नहीं है. सोडियम सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड, सिल्वरी ग्रे कलर का सॉफ्ट सा सॉलिड. इतना सॉफ्ट है कि अगर आपके नाखून बड़े हों तो आप उसे काट लें. कैन इजीली कट बाय नाइफ, बाय एनी शार्प. क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर की गैस है. एक गैस है विद कलर येलोइश ग्रीन, एक सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है, सिल्वरी ग्रे. ये तो अपीयरेंस हो गई. दोनों का बड़ा डेंजरस कैरेक्टर है, दोनों डेडली पॉइजन है, इवन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल एंड अगर किसी ने उसे हलक में डाल दिया तो सो लीथल, सो डेंजरस कि अब अल्लाह ताला के हाथ में जिंदगी मौत है, वो बचा ले तो और बात है, अदरवाइज इट कॉजेस डेथ. क्लोरीन उसका भी बड़ा अब्बा है. इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी अगर क्लोरीन एयर में हो और आप सांस ले रहे हैं तो बचने की दोनों को केमिकली कंबाइन किया, दोनों को मिलाया, उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन किया और एक कंपाउंड बना दिया सोडियम क्लोराइड. वेरी सिमिलर टू अस. कौन है ये? वही सॉल्ट है जिसकी एग्जांपल है. तो नंबर 1, सोडियम और क्लोरीन ने केमिकल कॉम्बिनेशन किया है. ये बात हमें कैसे पता चल रही है? ऐसे पता चल रही है कि सर सोडियम क्लोराइड को व्हाइट कलर का हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. तो अगर वो सोडियम और क्लोरीन से बना है तो आप देखिए सोडियम ने तो अपनी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज कर ली. सिल्वरी ग्रे था, व्हाइट हो गया. सॉफ्ट था, हार्ड हो गया. और क्लोरीन की तो खैर काया ही पलट गई, वो तो येलो ग्रीन कलर की गैस थी, अब सॉलिड बन गई, व्हाइट सॉलिड. ये तो एक एस्पेक्ट हुआ. दूसरा एस्पेक्ट क्या था? जब तक सोडियम क्लोरीन अलग अलग थे, दोनों हमारे लिए इंतहाई डेंजरस थे, दे कैन कॉज डेथ. और सोडियम क्लोराइड को हम खाने की हर चीज में इस्तेमाल करते हैं. इट्स नेसेसरी फॉर लाइफ. याद रहे, अनटिल एंड अनलेस आप ब्लड प्रेशर के मरीज ना हो जाए तो हम कहते हैं सॉल्ट कब इस्तेमाल करें, बिल्कुल ना इस्तेमाल करें नहीं कहते. लेकिन जब तक आप हेल्दी हैं तो सॉल्ट इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी हो गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी. यानी हर हाल में आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए. क्या काया पलट दी अल्लाह ने.
वो एलिमेंट्स जो मॉफ दे रहे थे, जब हमने उन्हें आपस में केमिकली मिलाया तो दे बिकम्स लाइट। इससे ज्यादा क्या चेंज आएगा? यही कहा ना, दे विल चेंज देयर प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, या दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं, so they form a substance with entirely new properties और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज खत्म। ये है दोनों में डिफरेंस। इसको लिख भी लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। कंपाउंड्स, एलिमेंट्स in compound lost their individual properties and form new substance with new properties. And in mixture, elements in mixture retain their individual properties and form no new substance. So अब आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? Okay, that clears our definition। कहानी ये बन गई कि we have 92 plus 26 element in our world, and they can combine with any other element in any number in any fashion. So there are two possibilities: whether these elements combine physically, so they result in the formation of mixture, or they combine chemically and they result in the formation of compound. So since the number of combinations are unlimited, if you have 92 natural elements की बात करूँ, so 92 elements they can combine in any number in any combination. So the possibilities are very large। तो नतीजा यही निकला है। Now at this moment जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, approximately 400 million compounds we have already prepared। 400 मिलियन का मतलब है 40 करोड़ कंपाउंड की दुनिया में है। और मिक्सर्स की तो मैंने आपसे कहा कि काउंटिंग ही नहीं है दूसरी ज्यादा। तो इशू ये है, अब हर बच्चा ये कहेगा ओके सर आपने कह दिया 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कंपाउंड, ये तो समझ में आ गई बात, फिजिकली कंपाउंड ओके, बट हाउ कुड वी नो दैट कि मैं इन दो एलिमेंट्स को मिलाऊंगा तो ये फिजिकली मिलेंगे या केमिकली? मतलब सोडियम और क्लोरीन केमिकली मिले, क्यों फिजिकली क्यों नहीं मिले? फिजिकली मिल जाते, किसने रोका था? इसी तरह एयर मिक्सचर है, बहुत सारे एलिमेंट्स का, एयर में ऑक्सीजन भी होती है नाइट्रोजन भी होती है, दोनों एलिमेंट हैं और ये दोनों मिक्सचर बना रहे हैं बिकॉज एयर में ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऑक्सीजन ही रहती है, तभी तो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन रहती है, अगर दोनों मिलकर कोई नई गैस बना दे तो मिक्सचर हो जाती है, फिर हम सांस लेते हैं। तो एयर में मिक्सचर में दोनों गैसें की प्रॉपर्टी रिटेन रखती है, क्यों भाई? ये केमिकल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन से एलिमेंट्स अगर मिलाए जाए तो वो फिजिकली मिलेंगे और कौन से मिलाए जाए तो वो केमिकली मिलेंगे, और क्यों? दैट इज व्हाट द केमिस्ट्री इज। तो अब जो कुछ हमें आगे इतनी बड़ी केमिस्ट्री में पढ़ना है उनमें यही सारी बातें बताएंगे। तो जब हम ये लेसन, ये पूरा सिलेबस कवर अप कर लेंगे तो देन यू नो अबाउट दीज थिंग्स कि कौन से एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कंपाउंड हो सकता है और किसका कॉम्बिनेशन मिक्सर हो सकता है, एंड विद द रीजंस व्हाई। तो ये सारी बातें ही अब हम पढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। कैसे पढ़ेंगे? वैसी बात है, ये तो नहीं होगा ना कि खाद में कोई आके बता जाएगा। Then we have to investigate the properties of matter। We try to investigate different compounds, different elements, और उन पे सोचेंगे, सोडियम को लेके बैठेंगे, क्लोरीन को लेके बैठेंगे, and then try to study why these two elements always combine chemically, why not physically,
और एलिमेंट्स को लेंगे, कंपाउंड्स को लेंगे, और ये एक दो दिन का काम नहीं है, एक सेंचुरीज ऑफ एफर्ट, thousands of the scientists were involved in it, and then we merged this chemistry जो इस वक्त हमारे हाथ में है। तो ऐसी बात है, हम जिस स्टेज पर हैं, हम वो सारे एफर्ट्स पहले सीखेंगे जो बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री है। आज भी पता नहीं कितने हजार लोग रोजाना केमिस्ट्री में नई नई चीजें मालूम करने की कोशिश करके इस सब्जेक्ट को और डेवलप कर रहे हैं और हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल बना रहे हैं। तो हमारी लाइफ में जो जबरदस्त किस्म की चेंज आई हुई है विद रिस्पेक्ट टू दो जो कि कुछ सेंचुरीज पहले लोग रहते थे, में केमिस्ट्री का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। छोटी सी एग्जांपल अगर आपको दे दें तो जो ड्रेस आपने पहना हुआ है, जो कपड़े आपने पहने हुए, दे मेड अप ऑफ फाइबर, एंड फाइबर इज अ केमिकल। सबसे आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स में हाउ फाइबर आर फॉर्म। तो ये फाइबर जिस जमाने में नहीं था, लोग एनिमल स्किन पहना करते थे, ये हमने सिखाया केमिस्ट्री वालों ने कैसे बनता है। हमारी एक इन्वेंशन है प्लास्टिक। आपने नोटिस किया हो कि वो आप इस वक्त प्लास्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। इस जमाने में मैं स्कूल में था, प्लास्टिक इतने कॉमन नहीं हुए थे, तो हमारे पास वुडन चेयर होती, लकड़ी की चेयर होती, जिसने क्या पहुंचाया। अच्छी बात है, अगर ट्रीज काटना शुरू कर दिए तो फिर उसका हशर हम आज देख रहे हैं ना, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब पड़ेगा। तो अब जब उसकी रिप्लेसमेंट क्या आई कि हम प्लास्टिक को यूज करके अब बहुत सारी ऐसी चीजें बना लेते हैं जहाँ पहले वुड यूज होता था, अब वहाँ प्लास्टिक यूज होता है। मैंने तो चेयर की एग्जांपल दे दी। जो इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस हैं सारी की सारी, जो स्विच बोर्ड होते हैं, इन सब में पहले वुडन बोर्ड यूज होता था, क्योंकि वुड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो स्विच बोर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, उसमें अगर वुड यूज होगा तो अच्छी बात है, हमें करंट लगने का डर नहीं होगा। प्लास्टिक भी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप सोचिए, मेरी टर्म्स में बड़ी तेजी से यूज की। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक स्विचेस में इस्तेमाल, ये सब क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। हमने वुड को रिसर्च किया मुख्तलिफ अंदाज से, एंड देन वी केम टू नो इलेक्ट्रिसिटी वुड में से नहीं गुजर सकती। हमने प्लास्टिक इन्वेंट किया, उसकी प्रॉपर्टीज को रिसर्च किया, हमने देखा वो ये एक और स्ट्रेंज चीज आ गई, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है उनके अपने बेनिफिट्स हैं, और जिनमें नहीं गुजर सकती वो भी उतनी जरूरी है। सोचिए ना, आप अपने घर में जब रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की तारें जा रही हैं हर तरफ, उन तारों के ऊपर प्लास्टिक का, रबर का, प्लास्टिक या रबर की कवरिंग होती है। अगर वो ना हो, इफ यू हैव अ नेकेड वायर, कोई भी हाथ लगाए वहीं तो काम तमाम हो जाए। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स प्रोटेक्टेड हो, ताकि कोई हादसा ना पेश आए। अभी बारिश के पिछले से इतनी सारी बातें होती है तो सब यही कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक वाले जो है उन्होंने सही काम नहीं किया हुआ, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर वे। हम इंसुलेशन करते हैं वायरिंग की, ताकि उनसे कोई एक्सीडेंट ना हो सके। तो ये सब कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज यूज कर सकते हैं? आपको स्टडिंग की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर रहे हैं हम। ओके, अब इसमें ये बताने के लिए कि which elements gonna combine always chemically and which one always combine physically. Now, how can we decide about that? हमें थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक व्यू मीन्स, हमने आपसे कहा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स के बारे में ही कहा, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स में सबसे अहम डेफिनेशन यही बताई कि ऑल एटम्स आर ऑफ सेम टाइप। अब वही एलिमेंट मिलकर बना रहे हैं कंपाउंड और मिक्सचर। इसका मतलब है दोनों में, कंपाउंड में भी एलिमेंट्स होते हैं, मिक्सचर में भी एलिमेंट्स होते हैं, बस फर्क ये है कि एक टाइप के नहीं होते, कम से कम दो टाइप्स के। तो अब जब मिक्सचर बनता है तो हाउ दीज एटम्स बिहेव, एंड जब कंपाउंड बनता है हाउ दीज एटम्स बिहेव। तो हमने कहा होता ये है कि सपोज आपके पास दो तरह के एटम्स हैं। एक एलिमेंट है जिसके सारे एटम्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ ऐसी सैंपल के तौर पर ब्लू कलर से। ये है एक एलिमेंट ए, ठीक है, एंड देन आई हैव एन एलिमेंट बी, उसके सारे एटम सिमिलर होंगे। दैट्स व्हाट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ए बट दे आर सिमिलर टू देमसेल्फ। तो मैंने कलर का यूज कर लिया, एक को रेड से बना दिया, एक को ब्लू से बना दिया। ये दो एलिमेंट्स हैं। अगर ये फिजिकली मिले तो क्या होगा, अगर ये केमिकली मिले तो क्या होगा? इफ दे कंबाइन केमिकली, ये अब आपकी विजुअलाइजेशन है, थिंकिंग प्रोसेस है। तो हम साइंस ने कहा कि अगर ये दो एलिमेंट केमिकली मिलते हैं तो इनके एटम्स एटॉमिक बेसिस पर एक दूसरे से
फिक्स अंदाज से, फिक्स पैटर्न से, फिक्स रेशियो में मिलेंगे। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो आई जस्ट टेक वन ऑफ द एग्जांपल। क्या हो सकता है कि एक रेड और एक ब्लू आपस में जुड़ना है, यानी एटम टू एटम आपस में जुड़ेंगे, तभी तो वो नया सब्सटेंस बना देंगे। क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में ग्रुप बनाते हैं तो हम उस ग्रुप को कहते हैं मॉलिक्यूल। ये लफ्ज भी आपके कान में आया होगा। तो यहाँ साइड की विंडो में मैं इसकी डेफिनेशन कोट कर देता हूँ ताकि हमें याद हो जाए। ग्रुप of two or more atoms is called molecule. So अब क्या होगा इसमें, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो एटम कन्वर्ट्स देमसेल्फ टू मॉलिक्यूल। वो ग्रुप ऑफ एटम्स बनाएंगे विद ईच अदर। अब उस ग्रुप में दोनों एटम से एक एक एटम आकर दो एटम्स का ग्रुप भी बन सकता है। हो सकता है दोनों के दो दो एटम्स आए, चार का ग्रुप भी बन सकता है। एक एटम, एक एलिमेंट के दो एटम हो, दूसरे का एक एटम हो तो तीन का ग्रुप भी बन सकता है। एक एलिमेंट से चार एटम हो, दूसरे एलिमेंट से एक एटम हो, एनी कॉम्बिनेशन, बट दे हैव टू मेक अ ग्रुप। तो मैंने एक सिंपल ग्रुप ये सोचा इन दिस केस कि दोनों के एक एक एटम आपस में मिलकर ग्रुप बना रहे हैं। तो देन आई विल हैव अ सिचुएशन लाइक दिस। ये एक ग्रुप बन गया जिसमें दोनों के एक एक एटम्स ने आपस में मिलकर दो एटम्स का ग्रुप बना दिया। तो अब मेरे पास जितने भी थे सब में यही करना है। सो इफ आई ऑब्जर्व सिचुएशन लाइक दिस, जिसमें मैं देखूं बहुत ही सिस्टमैटिक अंदाज से रेड और ब्लू एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ 1-to-1 कॉम्बिनेशन में मिल गए हैं एंड दे फॉर्म ए ग्रुप ऑफ atoms in which each group contains two atoms, one from element A, one from element B, then this type of combination of atoms means कि इन्होंने chemical combination किया है। So if atoms of two elements combine in such a way that they form a fixed pattern or fixed in fixed number they combine with each other, then this is for the formation of compound. This is chemical combination में दोनों एलिमेंट्स के इंडिविजुअल एटम्स एक दूसरे के साथ फिक्स नंबर में आकर मिलते हैं। अब वो फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। इन दिस केस इट वाज 1-to-1। अलबत्ता अगर यही एलिमेंट्स फिजिकली मिलते, फर्स्ट कर लें just elaborating the difference, तो अगर ये फिजिकली मिलते, no contact with the atoms, no contact of atoms with each other, ये दोनों एटम एक दूसरे में रैंडमली मिक्सअप हो जाते, कोई किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल नहीं करता, तो क्या सिचुएशन होती? तो ये सिचुएशन होती कि इन केस ऑफ फिजिकल कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों फिजिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो पूरे सब्सटेंस में रैंडमली रेड वाले भी और ब्लू वाले भी विदाउट एनी कॉम्बिनेशन दे विल बी डिस्पर्स। तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं हो रहा है, बस एक दूसरे के अंदर इमर्स हो गए हैं या एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो गए हैं। तो ये सिचुएशन है मिक्सचर की, जिसमें वाज़ेह तौर पर हमें नजर आ रहा है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जस्ट मिक्स्ड टुगेदर, और यहाँ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली कंबाइंड टुगेदर। So this systematic combination results in compound, and this systematic combination, this random combination results in the formation of mixture. So now this is our imagination. Whenever we combine two elements, it results in one of these. ये दोनों चीजें नहीं हो जाएंगी, तो मैंने समझाने के लिए कहा है। तो either A और B combine chemically or they combine physically. There must be some rule. कुछ तो होगा ना कि आखिर A और B में कौन से कैरेक्टरिस्टिक हों तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक हों तो वो फिजिकल कॉम्बिनेशन। ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे। बट नाउ इट ऑल कंप्लीट्स के हमारे तमाम एलिमेंट्स कंबाइन होकर या तो मिक्सचर बनाते हैं या कंपाउंड, और ये उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, बाकी आगे आती है। तो अब हमें क्लियर आइडिया हो गया कि द वर्ल्ड अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस मे बी ए प्योर एलिमेंट, maybe the compound formed by these elements, and maybe the mixture formed by these elements। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स को हमने आपसे कहा था कि हम
एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। तो अब हमें ये बताना है कि हाउ गोना वी रिप्रेजेंट कंपाउंड और मिक्सचर। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड या मिक्सचर के बारे में बताना पड़े तो हमारी नोटेशन क्या होगी, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। जब हमें उनके बारे में लिखना होगा शॉर्ट फॉर्म में, तो उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिमिलर टू यू ऑल्सो, मेरे ख्याल में सब जानते होंगे, और वो है फॉर्मूला। तो जैसे एलिमेंट्स के लिए सिंबल है, कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला है। तो अब हमारी अगली चीज होगी कि वी गोना डिस्कस व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, how it is represented, and what information can we get from the chemical formula, which is the most important thing। और हम ने अब तक जो पढ़ा है एक और चीज भी बता दूं, ये जो मैंने आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की है, इसका फर्स्ट थिंग जो पेपर में आती है, ऐसी बात है द बेसिक डेफिनेशन, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये डेफिनेशन हमारे काम आएगी। लेकिन जैसे कि आप लोगों को आदत होगी, अगर आप कराची बोर्ड में होते तो ये आता है डिफाइन एलिमेंट, डिफाइन कंपाउंड, डिफाइन। सीआई वाले ऐसे नहीं पूछते, जो आपने डेफिनेशन में सुना है ना, वो उसको घुमा फिरा के इनडायरेक्टली किसी एमसीक्यू या क्वेश्चन में पूछेंगे, जिसमें आपको ये डेफिनेशन यूज करनी पड़े। मिसाल के तौर पर एक एमसीक्यू ये आता है कि एक कंपाउंड जो है वो 3 एलिमेंट्स के मिलने से बना है, जिनके नाम है एक्स, वाई और जेड। तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ऑप्शन में दे दिया, the properties of compound will be similar to X, will be similar to Y, will be similar to Z, will be similar to all of them, will not be similar to any one of them। तो अब आपने कंपाउंड की डेफिनेशन में पढ़ा कि जिन एलिमेंट से कंपाउंड बनता है वो एलिमेंट्स खत्म, उनकी प्रॉपर्टीज का कंपाउंड की प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी ना X से मिलेगी, ना Y से, ना Z से, ना तीनों। तो ये डेफिनेशन याद होगी तो आप ये एमसीक्यू कर पाएंगे ना। इसी तरह इन डायग्राम्स को बनाकर भी वो पूछते हैं कि अगर वो ऐसी डायग्राम बनाए तो कौन एलिमेंट को जाहिर करता है, कौन मिक्सचर को जाहिर करता है, कौन कंपाउंड को जाहिर करता है। इंशाल्लाह स्टार्ट फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। यहाँ आज की क्लास का टाइम खत्म हुआ। अगर आप में से किसी को कोई चीज पूछनी है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कोशिश ये करेंगे कि ये जो कुछ भी हम लिखते हैं ये आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे एज ए की पॉइंट, ताकि बाद में आपको ये बातें याद भी रहें और आपकी हेल्प हो जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।